हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इसको बेसिकली इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो है जेईई मेन। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी को कवर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे किस तरीके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको समझेंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा याद करिए ठंडियों का समय जब आप अपने ब्लैंकेट में सोने जाते हैं तो उस पर स्पार्क्स जनरेट होते हैं। जैसे ही आपने उसको ओढ़ा, वो क्या होता है, छोटा सा स्पार्क समझ पे आता है आपको, चिट 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 ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। या फिर कभी आपने नोटिस किया हो कि बरसात के टाइम, कभी क्या हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तेज बिजली कड़कती है। तो वो कड़कती कैसे है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपने वो नोटिस किया कभी? ठीक है। और कहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि आपको बर्थडे वगैरह में या किसी छोटी मोटी पार्टी में, जैसे कि आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन है, उस पर आपको बैलून्स को दीवार से चिपकाना है। तो एक तरीका है कि आप सेलो टेप खरीद के लाएं या ग्लू लेके आएँ और उस पर लगाएं, फिर उसको चिपकाएं। दूसरा तरीका ये है कि आपके अगर जो हेयर्स हैं वो ड्राई हों, तो रबर को, जो रबर बैलून है, उनको हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राई हेयर्स पे रब करेंगे और उसको फिर दीवार पे चिपका देते तो चिपक जाता है। तो ये जो सारे फिनोमेना हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहे हैं। तो इसकी जो हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड है उस पर मैंने जाकर अभी क्या ले रहा हूँ कि ये जो सारे फिनोमेना हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहे हैं। उनमें क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस होता है। तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, एक तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है। क्लियर। और जो आपने वो छोटे छोटे स्पार्क नोटिस किए है, जो लाइटनिंग हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि उस पर चार्जेस दो सेपरेट जगह पर कैसे थे, एक्यूमुलेट हो गए थे। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए थे, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। तो उनमें हुआ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गए, ना तो कहीं पर हमारा नेगेटिव चार्ज बचा, ना तो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिनोमेना में होती हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो अब छोटा सा हम लोग का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हमारे मेंस के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे अभी एग्जाम्पल दिया मैंने कि बैलून को रब करके हम चार्ज करके फिर उसको दीवार पर चिपका सकते हैं। तो उस तरीके का जो हमारा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी वहाँ पर, या जो भी हमने वो फिनोमेना ऑब्जर्व किया, वो किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि उस पर हम लोग ने रगड़ा ना, बालों पर उसको रगड़ा, तो वो जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इस पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कब हम लोग को वो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व होती है? वो तब होती है जब हमारे पास दो मटेरियल हो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि एक कोई मटेरियल है, उसमें जो चार्जेस हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से उससे अटैच्ड हैं, और एक दूसरा मटेरियल है, उसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ होल्ड रखने की। तो उनमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि हमने रबर की बात करी और ड्राई हेयर की, तो हो सकता है कि जो बैलून हो उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू जो ड्राई हेयर है। तो ड्राई हेयर के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम हो गई, ठीक है, हेयर्स के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। और जो बैलून था, बैलून के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। तो होगा क्या, जब इन दोनों को आपस में रब किया जाएगा, इनको आपस में रब किया जाएगा, तो रब करने की वजह से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो इसके भी इस जहाँ पर ये जो सरफेस इन दोनों की टकराई होंगी, जहाँ इनको जहाँ पर रगड़ा होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आया होगा इसके पास, और इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर जो चार्जेस थे उसका एक जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, और ये बॉडी दोनों चार्ज हो गई। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले हमारे पास मटेरियल होंगे तभी ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हमारी काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बैलून और बैलून को ही रब कर दें, सेम मटेरियल के बने हैं, सेम जो रबर है हम लोग का उससे बने हुए हैं, तो वो इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला फिनोमेना
हमारे सामने आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले मटेरियल्स होने चाहिए। अब वो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, वो हमेशा पेयर में ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे यहां पर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक से हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जैसे ऐसे चार्ज कर दिया। अब अगर मैं आपको याद कराऊं कि कभी आपने ठंडियों में महसूस किया होगा कि आप धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, प्लास्टिक की चेयर में बहुत देर तक धूप में बैठे हैं, फिर आपने क्या किया, अपने स्लीपर्स पहने, वो भी एक प्लास्टिक के हैं, इंसुलेटर के हैं, और उसको पहन के जब आप दरवाजे के पास गए, दरवाजे का नॉब छुआ जो कि मेटल का था, तो आपको एक बहुत तेज झटका लगा। तो उस टाइम इस प्रोसेस में हुआ क्या पूरा, कि जब आप उस प्लास्टिक के चेयर में बैठे थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप एक ही पोजीशन में बैठे रहे होंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ होगा आपके शरीर में। उसकी वजह से जो चेयर की सरफेस थी और आपके बॉडी में जो भी आपने जिस तरीके के भी कपड़े पहन रखे थे, उनमें फ्रिक्शन की वजह से दो तरीके के चार्ज आ गए। अब क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो कंडक्टिंग होती है, तो आपकी बॉडी में वो चार्ज आ गए। ठीक है, वो सारे चार्ज क्या हो गए, आपकी बॉडी में आ गए। अब जैसे ही आपने स्लीपर पहने हुए आगे गए और जाके नॉब को छुआ, ठीक है, डोर के नॉब को छुआ, तो हुआ क्या, आपकी बॉडी में थे चार्ज और यहां पर कोई चार्ज नहीं था, तो यहां से यहां चार्ज जंप हो गए और हो गई डिस्चार्जिंग। तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ और वो डिस्चार्ज हो गए। तो ये होता है हम लोग का डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, और चार्जिंग तो आप पहले ही समझ गए थे। ठीक, और ये जो हमारे इस तरीके से रबिंग करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम हमारे पास एक जो बॉडी हो वो इंसुलेटर हो। अगर दो बॉडी जो कि कंडक्टर है उनको हम लोग रब करेंगे तो उनमें कभी भी चार्ज ऐसे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी चार्ज कहीं पर भी अगर एक जगह पुट करते हैं तो वो चार्ज फ्लो हो जाता है, वो कंडक्ट कर देता है चार्ज को। क्लियर? तो इस वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक बॉडी तो इंसुलेटर होनी ही चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है कि अगर हमें पता चला कि किसी बॉडी में चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि कितना चार्ज, क्या हम ये जान सकते हैं कि कितना चार्ज। तो जैसे अभी हमें पता है कि जो चार्ज होते हैं वो सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं किसी बॉडी में चार्ज है, किसी मतलब दो बॉडी पे ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके एक डिवाइस बना जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्या है, गोल्ड लीफ का मतलब है गोल्ड से बनी एक बहुत ही पतली पन्नी, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, पन्नी मतलब कि वो वाली से मतलब नहीं है जो कि हमारा फॉर्म होता है प्लास्टिक वाला। हमारे यहाँ पे पन्नी बोलने का मतलब है कि बहुत पतला। ठीक है, बहुत पतला। पन्नी क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ पे आए कि हम कितना पतले की बात कर रहे हैं, उससे भी पतले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गोल्ड लीफ का यूज करते हैं हम लोग इस तरीके के इलेक्ट्रोस्कोप में। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब जो ये देखिए शब्द किससे बना हुआ है, स्कोप मतलब कि जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है हमारा। तो ये कैसा होता है, देखिए एक बॉक्स होता है और बॉक्स में ऐसा रॉड होता है। रॉड पे इस जगह पर जो ये रॉड वाला स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है कि ऊपर नॉब होती है, ये मेटल रॉड होता है, और यहाँ पर जाकर ये एक ऐसे इस शेप की ऐसे यहाँ पर गोल्ड लीफ रखी होती है। ठीक है, और ये आपस में ऐसे जुड़ी रहती है, एकदम एकदम पास पास रहती है। ठीक है, फिर जैसे ही कोई चार्ज्ड बॉडी इससे कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, इसको ऐसे टच करा दिया जाता है किसी चार्ज बॉडी को, तो वो चार्ज क्या होता है, इस जगह पर जाता है इस नॉब पर, और वहां से पूरा का पूरा चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है तो फ्लो होता है और आ जाता है इन गोल्ड लीफ पे, और इक्वली ऐसे इधर इधर और दोनों तरफ इस पे जो दो पार्ट्स है इसके उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि दो ऐसे हिस्सों में ऐसे चार्ज इधर भी आ जाएगा इधर भी, और ये इक्वली एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज उसको दिया जाता है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस जगह पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर ये चार्ज इसकी वजह से क्या कि सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उससे ये दोनों शो करने लगेंगे रिपल्सन। तो मतलब कि अगर कोई एक बॉडी
पास लाई जाए इसके और यहां पर रिपल्सन शो होने लगे, इसका मतलब कि वो बॉडी चार्ज है। दूसरी चीज कि अगर हमें पता है कि कोई एक बॉडी चार्ज है और ये पता करना है कि उस पर कितना चार्ज है, तो उस बॉडी को जब यहां पर लाके टच करेंगे तो जितना ज्यादा इस पे चार्ज होगा, ये यहां पर जो गोल्ड लीफ है इसके बीच में सेपरेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ज्यादा रिपल्सन। तो ये जो हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है जो भी मैग्नीट्यूड है चार्ज का। क्लियर? तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है हमें। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है हम लोग का इस पे, ताकि जब ये चीज ध्यान रहेगी तो आगे की चीजों को समझने में बहुत आसान होती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे कि ये तो जान लिया कि चार्जेस होते हैं, कैसे उस पे बॉडी में आते हैं। उसके बाद उसको अगर हमें जानना है कि कितना चार्ज है कितना नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। फिर अब है हमारे पास कि अगर चार्जेस हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना उन चार्जेस की। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि अगर किसी जगह पर चार्ज है, ठीक है, किसी एक बॉडी में चार्ज है, पहले काम करते हैं इसकी बजाय इसको समझते हैं। ठीक है, यहां से और अच्छे से समझ पे आएगा ये वाला पॉइंट। तो पहले इसको समझते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। लेट अस सपोज कि कोई बॉडी है जिसपे कुछ चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, यहां पर कुछ चार्ज है, इसका कुछ चार्ज है और यहां पर इस तरीके से कुछ चार्ज है। तो हमें अगर ये जानना है कि इस पूरे जगह पर कितना चार्ज है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें जितना भी चार्ज है इन सबको सम कर देंगे। तो अगर इसको मैं बॉडी ए नाम दूं, इसको बी, इसको सी और डी, तो ए में कितना चार्ज है उसको ऐड कर देंगे बॉडी बी के चार्ज से और सी के चार्ज से और डी के चार्ज से। तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, टोटल चार्ज इस जगह पर कितना है। ठीक है, टोटल की हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर? ये होता है हम लोग का क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो इस पे लेते हैं हम लोग एल्जेब्रिक सम, और जो चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्लियर? कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो लेट अस सपोज कि यहां पर जो चार्ज है ऐसे, तो एक में है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, और तीसरी जगह पर है यहां पर 3 माइक्रोकूलम, और यहां पर जो चौथा है वहां पर है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर? कुछ इस तरीके से यहां पर चार्जेस हैं। तो जो टोटल चार्ज यहां पर अगर हमें फाइंड करना है कि टोटल चार्ज इस कॉन्फ़िगरेशन में कितना है, तो क्या करेंगे, इन सबका एल्जेब्रिक सम लेंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब कि इस पे जो चार्ज है उनका विद साइन हम लोग लेंगे, क्योंकि वो नेचर शो कर रहा होता है। तो ये -1 प्लस करके फिर -5 प्लस 2 प्लस 3, तो -5 और ये 2 + 3 ये हो गया क्या हम लोग का कैंसिल आउट, बचा कितना, -1। तो यहां पर जो रिजल्टेंट चार्ज है वो कितना है, -1 माइक्रोकूलम है। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर्टी चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहली वाली क्या हो गई हम लोग की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि देखिए, जो चार्जेस होते हैं कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो अगर चार्जेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो फिर बॉडी चार्ज कैसे होती हैं, कैसे कह देते हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गई, अभी तक नहीं थी अब चार्ज हो गई। तो होता यह है, जैसे अभी एग्जांपल लिया कि बैलून को ड्राई हेयर्स पे रब किया, ठीक है, ड्राई हेयर्स पे रब किया जब, तो यहां पर अभी ये दोनों बॉडी कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। इनमें पॉजिटिव और निगेटिव अगर बात करें तो अगर ऐसे हैं कि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया, 0, इस प्रॉपर्टी की वजह से, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इस जगह पर जो चार्ज है प्लस हो गया और ये माइनस है, तो टोटल चार्ज किस पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझिएगा बात को, यहाँ पे टोटल चार्ज 0 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें, इस पे भी कुछ ऐसा ही है कि यहां पर है प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इस तरीके से कुछ चार्ज है हेयर्स पे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब इनमें क्या हुआ कि जब हमने इनको रब कराया, तो क्योंकि ये माना, हम शुरुआत में अभी ये माना था हम लोग ने कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को, ये जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था उसको अपने पास रख लेगा। तो टोटल चार्ज यहां पर कितना हो गया,
-1 ज़्यादा हो गया। अगर बोलें कि ये 1 1 है, सब यूनिटी हैं, तो यहाँ पर -1 आ गया, -1 कूलम चार्ज आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, +1 कूलम। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज कंजर्व्ड है। अगर इस पे टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज अभी भी 0 है, बट चार्जेस का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, यानी कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इस वजह से ये बॉडी चार्ज हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये है कि चार्ज कभी भी ना तो बनता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जिसमें है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी से उस बॉडी तक चार्ज गया है तो ये जाएगा कैसे, इस बॉडी से उस बॉडी तक अगर चार्ज गया है तो ये जाएगा कैसे। तो ये चार्ज जाता किस तरीके से है, ये टुकड़ों में जाता है, ठीक है। और वो टुकड़ा कितना हो सकता है, सबसे छोटा टुकड़ा अगर एक टुकड़े की बात करें तो वो होता है ई। कितना होता है, ई। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना जो चार्ज है वो कम से कम इतना चार्ज इस जगह से इस जगह तक इससे इस पे ट्रांसफर हो सकता है, कम से कम इतना। ज़्यादा कितना, ये 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है। इसको ऐसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। ये जो ये लिखा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो एक बार में कम से कम इतना चार्ज ट्रांसफ़र होना चाहिए। ज़्यादा कितना हो सकता है, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e। ये कभी भी 7.5e ट्रांसफ़र नहीं होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जहां पर यहाँ पर क्या एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे। क्लियर। आगे अब अगर हम लोग को पता चल गया कि जो चार्जेस हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर कहीं पर दो चार्ज रखे हों, अगर यहां पर कहीं दो चार्ज रखे हों तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे इस जगह पर एक कोई चार्ज है Q1 और दूसरी यहां पर है क्या चार्ज Q2। तो यहां से यहां अगर हम बात करें कि ये दो चार्ज रखे हुए, मान लीजिए इसको ये Q1 है, तो हाय आदित्य, कैसे हैं आप, किस स्कूल से हैं, अपना स्कूल का नाम मेंशन करिए जरा। ये अगर यहां पर चार्ज Q2 मान लिया तो ये क्या हुआ, ये Q1 हो गया और ये Q2 चार्ज है यहां पर रखा हुआ है। तो क्या इनमें किसी तरीके का इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। और हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो अगर सेम नेचर के हैं तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो बात आती है कि अगर ये रिपल करते हैं तो कितना ज़्यादा रिपल करते हैं, उसका क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या है कि अगर दो चार्जेस हैं ऐसे और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, अगर r वेक्टर से हम लोग r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इस पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r1 स्क्वायर मॉड ऑफ r1 स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, r1 की डायरेक्शन पे ये यूनिट वेक्टर है r। तो इस तरीके से अगर हम लोग के पास दो चार्ज दिए हों और हमें बताना हो कि इस पे ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो होगा ये। अगर इसी चीज़ को सिर्फ मैं क्या लिखूं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, तो वो हो जाएगा क्या, F इज इक्वल टू, और ये जो K है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। यहां पर सिर्फ क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अब न्यूटन्स जो हम लोग का थर्ड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ये चार्ज इस पे, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ये चार्ज इस पे अप्लाई कर रहा था फोर्स किस तरफ, इस तरफ, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो ये जो होगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, यानी कि F21
इज इक्वल टू माइनस F12। क्लियर? तो ये हम लोग का इससे रिलेटेड चीजें हैं। अब ये जो कूलॉम लॉ है, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन है कि क्या हम लोग कूलॉम्स लॉ को किसी भी तरीके की चार्ज बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं और उस पे फोर्स देख सकते हैं कि क्या होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिमिटेशन इसकी ये है कि इसको सिर्फ हम लोग पॉइंट चार्जेस तक ही सीमित रख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग के पास ऐसे पॉइंट चार्जेस गिवन हो, ठीक है, या कोई भी बॉडी है उस पर हम लोग ये कंसीडर अगर कर पा रहे हैं कि वो पूरी बॉडी एक उसका जो पूरा चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और कोई दूसरी बॉडी है उसका चार्ज इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो इनके बीच की हम लोग डिस्टेंस देखेंगे r, और यहाँ पर कितना चार्ज है और इस यहाँ पर कितना चार्ज है, फिर उसके बीच में हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। तो कूलॉम्स लॉ हमेशा किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस पे, ठीक है, और स्टैटिक चार्जेस पे। इस पे कभी भी हम लोग कूलॉम्स लॉ को मूविंग चार्जेस पे अप्लाई नहीं करते हैं। कैसे? मतलब क्या है इसका, क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो रखे नहीं है, एक चार्ज एक रखा हुआ है और दूसरा किसी वजह से मूव कर रहा है, तो इसमें ये कितना फोर्स लगाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है, इस कूलॉम्स लॉ को। फिर हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इस पूरे रीजन में, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो Q2 होता है उसको मूव कराते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अभी ये बताया मैंने कि जो कूलॉम्स लॉ है वो हम लोग का पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। तो अगर एक्सटेंडेड बॉडी आ जाती है हमारे पास, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब पॉइंट चार्ज नहीं है, तो अगर एक्सटेंडेड बॉडी आ जाती है तो फिर उसके साथ कैसे डील करते हैं? तो हम लोग के पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का। जब सुपरपोजिशन हमारे पास आ जाता है, मतलब इसकी मीनिंग अगर हम लोग समझ जाएं, तो फिर एक्सटेंडेड बॉडी में चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी एक जगह चार्ज पर हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वजह से, ठीक है, अगर किसी चार्ज पर हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है बाकी चार्जेस की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक चार्ज हो गया Q1, ठीक, और इस पे किसकी वजह से हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, और उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये Q5 की वजह से फोर्स जो आ रहा है वो क्या हो गया, ये F5, और Q3 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अभी दोनों ये पॉजिटिव हैं, तो ये क्या होगा, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, और जो Q4 है वो फोर्स लगा रहा है इस Q1 पर इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और जो Q2 है वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन पे। क्लियर? तो अब इन सभी का हम लोग निकालेंगे वेक्टर सम। ठीक है, ये सारे क्या है, ये वेक्टर दिए हुए हैं, ये सारे फोर्स का क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम। तो जो नेट फोर्स हम लोग का निकल के आएगा F नेट, वो निकल के आएगा जो F2 फोर्स है प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, और इसी तरीके से और चार्जेस होते तो क्या कर देते, उन सबको भी ऐड कर देते अप टू n। ठीक है, अगर यहां पर एक Fn चार्ज रखा होता तो उस Fn चार्ज की वजह से कितना यहां पर फोर्स लगता। ठीक है, लेट अस सपोज अगर मान लें कि उस पर जो फोर्स लग रहा है Fn वो इस तरफ लग रहा है, तो Fn फोर्स हम लोग ऐसे उसको ऐड कर देते। तो वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं अभी पिछले क्लास में इनको बता चुका हूं। ठीक है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसको क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे। तो अब एक्सटेंडेड बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, मकसद तो हमारा यही था ना कि हमें स्टडी करना है कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी है कोई, तो उसकी वजह से कैसे फोर्स लग रहा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं। सिंपल सा काम ये है कि जैसे ये बॉडी है हम लोग की, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो यहां पर इस तरीके से बॉडी हमने बनाई, ठीक, तो इसमें कंसीडर कर लेंगे कि अगर इस पूरी बॉडी में टोटल चार्ज Q है, ठीक है, लेट अस सपोज इस पे टोटल चार्ज Q है, और यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q0, तो हर एक की वजह से इसकी यहां पर
कंसीडर करेंगे बहुत छोटे 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 डी क्यू चार्जेस हैं। क्या है? डी क्यू चार्जेस हैं। डी क्यू चार्जेस का कंसीडर करने का मतलब कि इस पूरी बॉडी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, अगर इसके एरिया से डिवाइड कर दें, ये जो पूरी ऐसे सीट जैसे दिख रही है, तो इस पर एक पहले चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और फिर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे डी ए, और उस पर ये जो हम लोग का सिग्मा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा डी क्यू के। और फिर इस डी क्यू को देखेंगे कि इस डी क्यू की वजह से इसमें कितना फोर्स है। इसी तरीके से ये जो सारे डी क्यू बने हैं हम लोग के, उन सब की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स होगा, वो सब सारा का सारा फोर्स निकालेंगे। अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, F इज इक्वल टू जो टोटल फोर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ K डी क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ये जो डी क्यू निकल के आएगा वो इस आर का यहाँ पर फंक्शन किसी तरीके से हमें फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? वो वेक्टर हम लोग को सम करना होगा, तब जाके ये चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, ये सारा वेक्टर में होगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है, चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। यहाँ पर कुलवर्धन आचार्य क्या पूछ रहे हैं, बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, देन व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स हैज एन इनफाइनाइट रेंज बट कूलॉम फोर्स हैज लिमिटेड रेंज। किसने कहा आपसे कि कूलॉम फोर्स की रेंज लिमिटेड होती है? कूलॉम फोर्स की रेंज लिमिटेड नहीं होती है। देखिए, अगर कूलॉम फोर्स की रेंज लिमिटेड होती तो ये हम कभी कंसिडर नहीं करते कि जो पोटेंशियल होता है किसी चार्ज की वजह से वो इनफाइनाइट पे जीरो होता है। ठीक है, ये हम कभी कंसीडर नहीं कर पाते। कूलॉम फोर्स जो है उसका जो मतलब अगर किसी दो चार्ज के बीच में हम लोग कूलॉम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका जो फोर्स होगा वो इनफाइनाइट में जाके ही जीरो होगा। वो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है उस पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। कूलॉम फोर्स भी हम लोग का जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जैसे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर का यहाँ पर मतलब क्या है? देखिए, अभी हम लोग पढ़ गया है एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में कि वहाँ एक्सटेंडेड बॉडी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि है कंडक्टर, और कैसा कंडक्टर है? आइसोलेटेड, मतलब कि उसके आसपास कहीं पर चार्जेस मौजूद नहीं है। तो अगर किसी तरीके से हम लोग ने उसको क्या किया, चार्ज दे दिया, उस बॉडी को चार्ज दे दिया उस मेटल पे, ये सारा कंडक्टर है, तो क्या होगा, वो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी कैसी होगी, एक क्या कहते हैं इसको, एक जैसे स्फेयर होता है, एक रेगुलर शेप, उस तरीके की होगी, तो इस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर जैसे कि एक स्क्वायर है, वो भी एक रेगुलर शेप होता है, तो उस पे भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर? ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है चार्जेस इस किसी कंडक्टर में, कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अंदर क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो, अगर वो आइसोलेटेड है। तो इसी चीज को अगर जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये जो कंडक्टर है वो इस शेप का है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस, और ये बड़ा भी है, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इस जगह पर जो चार्जेस होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे। या फिर अगर हम कहें कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, अगर इसको Q1 नाम दिया जाए और इसको नाम दिया जाए क्या, Q2, तो Q1 की चार्ज डेंसिटी होगी कम एज कंपेयर टू Q2, क्योंकि यहां पर इस जगह पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। किसी इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना चाहिए किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अगर इस तरीके से हम लोग ने ये देखा, तो एक बात निकल के आई कि जिस जगह पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस मेटल सरफेस का, मेटेलिक सरफेस का,
उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस चीज को हम अभी याद रखेंगे और आगे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के इस पे क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस जब करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का वहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो जो भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें जो चार्ज आ रहा है, उसमें चार्ज क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वो चार्ज किस वजह से आता है, यहां पर आता, जैसे कि पास में कोई एक रॉड लेके आए, ठीक है, प्लस ऐसे चार्ज हम लोग का एक कंडक्टर पास में आ रहा है, तो यहां पर जब वो कंडक्टर आएगा तो इस पे क्या करेगा, ये इस पे जो चार्जेस हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और इधर आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस और इस तरफ आ जाएंगे इस तरफ प्लस चार्जेस। तो जब इस तरीके से होगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो जिसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। तो ये जो अरेंजमेंट है ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा। हेलो अभिषेक। और अब चलते हैं हम लोग आगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ लिया हम लोग ने, चार्जेस के बारे में पढ़ा, फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, और सुपर जो हम लोग का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ा कि अगर कहीं पर चार्ज हम लोग कैसे गिवन है तो किसी एक पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर कोई एक चार्ज रखा है तो वो होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा है उसका सुपरपोजिशन, यानी कि वेक्टर सम हम लोग को लेना होता है। तो जाके जो फाइनल फोर्स होता है वो हम लोग देखते हैं। तो नोटिस क्या किया गया है कि अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है और इधर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है और उसके बीच में इस जगह पर यहाँ पर हम लोग ने एक चार्ज रख दिया प्लस Q1, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, ये वाला और ये वाला तो चार्ज सेम है, मतलब कि इसका जो वैल्यू है उस वो सेम है इस चार्ज की। तो होगा क्या, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनकी अगर बात करें तो ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन पे, जैसे कि यहां पर ये बना हुआ है, इस डायरेक्शन पे ये फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो हुआ क्या, इस चार्ज पर क्योंकि ये और ये जो चार्ज के पेयर फॉर्म हो रहे हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, सेम है दोनों तरफ, तो जो फोर्स होंगे दोनों वो इक्वल होंगे, और क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर जो फोर्स फाइनल लगेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो लगेगा। क्लियर? तो उसकी वजह से ये जो पॉइंट होगा वहां पर इस चार्ज को रखने से इसमें किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर अब क्या करिए, इसको इस चार्ज को थोड़ा सा लेट अस सपोज डिस्प्लेस करके इस तरफ ले आइए इस जगह पर। तो हुआ क्या, यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ी तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में वो डिपेंड करता है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस के। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब Q0 और Q1 क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बढ़ गई है तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गई कम, तो ये इसमें जो फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में वो बढ़ गया, उसकी डायरेक्शन वो डिस्टेंस वो सॉरी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो उस इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जब फोर्स बढ़ गया इस तरफ तो ये चार्ज वापस इस तरफ मूव करे, क्योंकि जो फाइनल इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जैसे ही ये चार्ज वापस इसी पोजीशन में आएगा तो इसमें फिर से दोनों साइड बराबर फोर्स एक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से ये चार्ज इसी जगह पर रुक जाएगा। तो क्या हुआ
कि जैसे ही हम लोग ने इस चार्ज को मूव कराया ये वापस इसी जगह पर आ गया। सिमिलरली जब हम लोग इसको इस तरफ मूव कराएंगे तो ये वापस इसी जगह पर आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन कहलाई जाती है उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि वो पॉइंट जहां पर जो चार्ज है उस पर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, और जब उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो वापस उसी पोजीशन में आ जा रहा है। जैसे कि अगर हम इसका एनालॉजी देखें तो आपके पास एक कटोरी हो और उस कटोरी में आपने छोटा सा जो ग्लास बॉल्स होती हैं जिनसे हम लोग खेलते हैं, कंचे जिसे कहते हैं, उसको आपने ऐसे रखा इस जगह पर, तो वो क्या करेगा? वो आएगा ऐसे और ऐसे ऐसे करते करते फाइनली इस जगह पर स्टॉप हो जाएगा। हाँ या ना? आप भले इसको यहाँ तक लेके आए, वो ऐसे ऐसे करते हुए फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहाँ से आप पोजीशन से डिस्प्लेस करिए, वापस इसी जगह पर आ जाएगा। और इसी कटोरी को अगर हम लोग क्या करें, उल्टा कर दें और यहाँ पर रख दें इस बॉल को, तो ये क्या होगा? जैसे ही इसको हल्का से, अभी तो ये रुका हुआ है, अभी ये रुका हुआ है, जैसे ही बट इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा? ये लुढ़क के गिर जाएगा। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पर कोई फोर्स इस पर मतलब एक्ट नहीं हो रहा था, अगर कहना चाहें अगर, तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, और जैसे ही इसको हल्का सा इसकी जगह से डिस्प्लेस किया तो ये गिर गया इधर। तो ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसमें होती हैं दो चीज़ें, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी जो बात कर रहा हूँ मैं वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। और अगर इसी चीज़ का जो मोशन है वो हम लोग कराते इन लाइन से जुड़ने वाले के इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे अगर लेटर सपोज इस जगह पर इस चार्ज को ले आए, तो जब इस चार्ज को इस जगह पर लेके आए तो ये फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पर, इस Q1 चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, और ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, और इनका रिजल्टेंट इधर आता। तो इसमें हल्का सा भी डिस्प्लेस करने में क्या हुआ? ये इधर मूव करता हुआ चला जाएगा और वो उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट होने लगेगा और वो निकल जाएगा इस जगह से, वापस इस पॉइंट पर कभी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इसी चार्ज को इस तरफ भी अगर हम लोग देखें तो इस पर भी इधर फोर्स एक्ट होगा, इधर फोर्स एक्ट होगा, और ये निकल जाएगा इधर। तो जब हमारे पास चार्ज सेम नेचर के होते हैं और इस तरीके का कोई कन्फिग्रेशन होता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस लाइन पे ये चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं उस लाइन में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि अगर इस जगह पर डिस्प्लेस हो रहा है तो ये जो चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। क्लियर? तो ये था हम लोग का केस फर्स्ट, जहां पर ये जो सारे चार्जेस थे वो कैसे थे? सेम नेचर के थे। इसी में आता है केस 2, जहां पर हेलो तपस, अब यहां पर दूसरा केस है केस 2। ये केस क्या है? यहाँ पर जहां हम लोग जो चार्जेस हैं उसको ऐसे ले रहे हैं जहां पर वो अपोजिट नेचर के हैं। कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं। यानी कि देखिए यहां पर एक क्या है? प्लस Q0, और दूसरा यहां पर है ये भी प्लस Q0 है, जबकि ये जो बीच वाला है वो क्या है? माइनस Q1। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि देखिए जैसे ये चार्ज है, अब इसको सेम, बाकी चीजें सेम है, बट इसमें फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है अब मैं उसको देखो बताऊंगा। तो देखिए ये चार्ज क्या हो रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर। तो ये कैसा रहेगा? इस जगह पर रहेगा। बट अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया इस जगह पर, ठीक है, इसको मैंने अगर डिस्प्लेस कर दिया जरा सा इस जगह पर, तो क्या होगा? इसकी डिस्टेंस डिक्रीज हुई तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल जो एक हम लोग को फोर्स अपीयर होगा इस चार्ज पे वो होगा इस डायरेक्शन में। ये जो लेंथ मैं बना रहा हूँ ना एरोस की, इनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर जो होते हैं वो इन्हीं एरोस से रिप्रेजेंट होते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वेक्टर की वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इधर वाला फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया, और जबकि इधर वाला डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो इस तरफ होगा, और ये चार्ज इसी तरफ मूव करता हुआ आके इससे कोलाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस चार्ज को अगर हम लोग हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर देते तो वो इस तरफ मूव हो जाता। तो ये हम लोग का क्या हो गया? लाइन जो हम लोग की ज्वाइन हो रही है इन दो चार्जेस की, उस पे हम लोग अगर चार्ज इस सेंटर वाले चार्ज को मूव कराएं तो वो हम लोग को एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में नजर आएगा। ठीक है,
इसी को अगर हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से और इसको क्या करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, तो ये क्या हो गया, इस जगह पर अगर चार्ज को यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये प्लस ये माइनस, तो इस पर ये फोर्स लगेगा इस तरफ, और इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। तो जैसे ही ये इधर आएगा, इस जगह पर इस पर फिर से जीरो फोर्स लगने लगेगा और यहाँ पर ये फाइनली आके रुक जाएगा। अगर इसी चीज़ को इधर लाते तो ये क्या होता है, इधर फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगता है, और ये इधर जाके ऐसे हो जाता। ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्विलिब्रियम के हम लोग के केसेस थे, जब जो चार्जेस थे हम लोग के सेम नेचर के थे या हम लोग के डिफरेंट नेचर के थे और ऐसे लाइन में अरेंज थे। इसी में और भी चीज़ें हैं हम लोग की, बट उसके पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस Q and -3Q are placed fixed on the axis separated by a distance d। तो इसका जो कन्फिग्रेशन बना वो क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस जगह पर ये हो गया Q और यहाँ पर हो गया -3Q। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है d। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, d हो गया। तो यहाँ इनके बीच में जब ये हम लोग ने d ले लिया, फिर आगे क्या बोला है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इनमें कहां पर इस 2Q को प्लेस किया जाए कि इस 2Q पर कोई फोर्स ना लगे। तो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसके लिए यहां से देखिए, इस जगह पर जैसे ये दिया हुआ है कि यहां पर इसको 3 रीजन मान लेते हैं कि ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है और ये रीजन थर्ड है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो चार्जेस हैं हम लोग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें सॉरी चार्जेस नहीं, रीजन है। इन रीजन पे अगर हम लोग मान लें कि यहां पर अगर इस चार्ज को रखते हैं इस जगह पर, तो एनालाइज करिए कि क्या होगा। अगर इसको इस जगह पर रखेंगे तो ये जो चार्ज है प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बिल्कुल। उसके बाद ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, भले ही निगेटिव का है बट मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है, बट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर इसको x मान लूँ मैं, तो वो क्या है, x + d है, मतलब ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फोर्स ये और ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले फोर्स बराबर हो सकते हैं। बट अगर इसी चीज़ को अगर मैं सेकंड रीजन पर देखूं कि इस +2Q को मैं यहाँ पर रख दूं और इसको x मान लूं, तो ये इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, और ये इस पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग का ये वाला जो रिक्वायरमेंट है कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, वो यहाँ पर नहीं आ सकती। मतलब कि सेकेंड रीजन पर हम लोग को ये चार्ज नहीं रखना है। उसके बाद अब बचता है थर्ड रीजन। थर्ड रीजन पे अगर हम लोग इस चार्ज को पुट करके देखें कि 2Q को इस जगह पर रख दिया, तो क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर इसके बीच की जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो अगर x मान ले या y मान ले, कुछ भी मान ले, x मान लीजिए, इसको और इसको अलग रखिए, अभी समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो x है वो क्या है कुछ डिस्टेंस -3Q और 2Q के बीच में। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है और इस पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा और डिस्टेंस भी कम है। जबकि ये जब चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो बहुत कम फोर्स लगेगा। तो हो सकता है कि हमें यहाँ कोई रीज़न ही ना मिले जहाँ पर कि ये जो फोर्स है वो बराबर हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे इस -3 के, वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा और इस जगह पर आने में फिर ये इधर आ जाएगा। तो इधर हम लोग को ऐसा कोई रीज़न नहीं मिलेगा जहाँ पर ये जो फोर्स है वो हम लोग का 0 हो जाए। तो क्या करेंगे हम, 4πε0 और ये -3 यहाँ पर रखेंगे, बट वो क्या शो करेगा माइनस, कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। अब वहाँ से मैं माइनस हटा रहा हूँ, सिर्फ 3Q रख रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 2Q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x+2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग की बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर है, तो उससे फिर हम लोग x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा।
क्लियर? तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करना इजी पड़ेगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का कि इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। केस फर्स्ट है ये, जहां पर कि ये जो चीज़ है वो कैसे है, सस्पेंडेड है हवा में। तो यहाँ पर दो बॉडी है जिसमें कि चार्ज कितना है, Q1 है, दूसरी बॉडी है जिसपे कि चार्ज Q2 है, और इसको एक यहाँ पर इंसुलेटिंग थ्रेड से ऐसे इसको बांधा गया है और ये किसी सीलिंग से अटैच्ड है। सिंस इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो इनमें क्या लग रहा होगा, आपस में ये दोनों इस पे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। अगर Q1 इक्वल टू Q2 हम लोग मान ले, अगर Q1 इक्वल टू Q2 मान ले, तो उस केस में क्या मानेंगे कि ये जो पूरा एंगल है वो मान लिया 2 थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, और इनमें क्योंकि रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बॉडी है जिसपे कि चार्ज है हम लोग का, वो क्या, उस पर क्या होगा, एक mg फोर्स नीचे एक्ट होगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इस पर इधर एक टेंशन फोर्स एक्ट होगा। ये वाला एंगल यहाँ पे वर्टिकल के साथ यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा थीटा। तो हम इस टी को ब्रेक कर देंगे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा पे, और ये जो mg है इधर रहेगा, और ये जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकल के आ जाएगा हम लोग का F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर ले लेंगे तो हम लोग का Q स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 थीटा वाला हम लोग का केस बन जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो टी साइन थीटा है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है F21 को, और जो टी कॉस थीटा है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है mg को। क्लियर? तो इस तरीके से जब हम लोग के पास ये दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगी, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, तो यहां से अगर हम लोग को ये बताना है कि ये एंगल कितना है, वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए ये ऐसे फैला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो tan थीटा निकल के आ जाएगा, और tan थीटा हम लोग का हो जाएगा F21/mg, और फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसमें अगर हम लोग से ये कह दिया जाए कि ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है एयर में ना होके वो एक किसी लिक्विड में डिप्ड है, क्या हो जाए, किसी एक लिक्विड में डिप है, तो फिर क्या होगा, ठीक, उसको अगर हम लोग देखें तो ये निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा। ये यहां पर क्या है, लिक्विड में डिप्ड है, तो ये क्या हो गया, देखिए इसको लिक्विड में डिप करिए। अब लिक्विड में अगर डिप किया तो चेंजेस क्या होंगे हम लोग वो देख लेते हैं। चेंजेस ये होंगे कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी की खुद की एक डेंसिटी है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं रो एस, और दूसरा कि ये जो बॉडी अगर लिक्विड में डिप की गई है तो इस पे जो चार्ज है उस पे कैसा इफेक्ट आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये लिक्विड है तो इसका कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम लोग उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन आर से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। क्लियर? तो चेंज क्या होगा सिर्फ इस जगह पर इन पूरी इक्वेशंस पे कि ये जो F21 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe, और क्योंकि इसको हम लोग ने क्या किया है, डिप किया है इस लिक्विड में, तो K से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन था हम लोग का, ये वाला, ये क्या बना यहाँ, इसको अगर K को सेपरेट करेंगे तो हो गया F21, और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का इस लिक्विड पे डिप करने की वजह से कितना फोर्स आ रहा है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो यहां पर mg एक्ट हो रहा था, जैसे ये mg एक्ट हो रहा था, क्योंकि इस बॉडी को हम लोग ने लिक्विड पे डिप किया है तो इस पे लगेगा बाइंड फोर्स, क्या लगेगा, यानी कि जो हम लोग का g है वो g इफेक्टिव के टर्म्स पे अब हम लोग इसको नोट करेंगे, जो कि हो जाएगा कितना, g1 माइनस रो एल बाई रो एस, जहां पर जो रो एल है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और रो एस क्या है, इस जो बॉडी थी उस बॉडी की डेंसिटी है। तो ये दो चेंजेस होंगे, बाकी ये जो इक्वेशंस है वो सारी सेम रहेंगी। क्लियर? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग के इस तरीके के केस आए। बिल्कुल सही कुलवर्धन, आपने सही बताया कि एप्सिलॉन जो होगा वो इस पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्स और फील्ड, इस पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं कहां पर, फील्ड पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस पे हम लोग ने चार्ज देख लिया,
इलेक्ट्रिक चार्जेस पे हम लोग ने क्या देख लिया, चार्ज देख लिया, समझ लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स समझ लिया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई एक चार्ज है Q और हम पूछे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर इसके चारों तरफ एक रीजन हम कंसीडर करें जहां पर दूसरा एक हम लोग चार्ज लेकर आए और उस चार्ज को यहां पर आने में एक फोर्स फील होने लगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेके आ रहे हैं और ये भी पॉजिटिव का है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ये चार्ज इस जगह तक पहुंच के आएगा तो इस पे एक्ट होने लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स। तो वो फील करने लगेगा कि अब मैं किसी और के रीजन में आ गया हूं। तो वो जो रीजन है इस चार्ज के चारों तरफ, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इस चार्ज की। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी बताया कि यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये लिख लेते हैं ऐसे, कूलम्ब्स लॉ से 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। लेट अस सपोज कि ये जो डिस्टेंस है यहां पर वो कितनी है, R है। फिर Q0 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो F अपॉन Q0 और ये बन जाता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसी के साथ इसको क्या करते हैं, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। इस तरीके से हम लोग लेते हैं कि ये जो Q0 है उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, क्योंकि Q0 भी एक तरीके का चार्ज होगा और उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, बहुत ही कम हो। क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होगी, लेट अस सपोज उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो जब ये दोनों इतने दूर होंगे तभी इनमें रिपल्सन महसूस होने लगेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं बताएंगे, हमें लगेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां तक है, ठीक है, क्लियर। इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, इस कंडीशन को लेते हैं। तो ये डिफाइन हो जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको। टेस्ट चार्ज होता है, जो ये चार्ज हम लोग लेके आते हैं बाहर से, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है इस तरफ, क्लियर। तो ये चीज़ें हमें इस पर ध्यान रखनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हम लोग का फॉर्मूला है, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोग का यहाँ पर, जैसे कि अभी हम बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर एक चार्ज है, तब हम देख रहे थे कि एक चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब की अब बात थी। अब वही क्या हो कि अगर हम लोग के पास एक एक्सटेंडेड बॉडी हो, तो फिर कैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि वैसे ही जैसे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी इस पूरी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में कंसीडर कर लेंगे और उसको क्या कहेंगे, DQ चार्ज कंसीडर करेंगे। और उस DQ चार्ज से यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो हो जाएगा EP इज इक्वल टू, यहाँ पर ये EP इज इक्वल टू ऐसे DE इज इक्वल टू यहाँ पर K DQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का निकल के आ जाएगा इंटीग्रेट करके। हो सकता है थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल इशू है, शायद ये बफर कर रहा है, कोई नहीं, इसको आगे देखते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर ये ऐसे निकल के आ गया हम लोग का, किस लिए, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। तो हम लोग को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। और इस पे भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है। तो हर एक पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी उसका क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो इससे हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, क्लियर। ये सब तीनों ये जो लिखे हुए हैं ये सेम ही लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, जिसमें कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि वो जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है हम लोग का स्टैटिक चार्जेस पे। अब क्योंकि चार्ज यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो उस पे कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, देखिए, जैसे कोई एक चार्ज है, कोई उसको चार्ज को यहाँ से क्या किया गया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि चार्ज को यहाँ से फायर किया गया, तो उस पर क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। साथ ही साथ उसमें क्या लगी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो mg है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा। और वो फोर्स कितना होगा, वो होगा QE। क्यों QE होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो E होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू किसी भी चार्ज पर वो हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर F इज इक्वल टू QE।
यहां पर एक चीज ध्यान रखने की, ये जो ई है इस क्यू की वजह से नहीं है, ये ई किसी और चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से होगा। यहां पर कहीं पे हो सकता है चार्ज हो, उनकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर आ रही हो। ठीक है, ये हमें ध्यान देना होता है बहुत, कि उसी चार्ज की उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी का फोर्स हम लोग कैलकुलेट कभी नहीं करते। कोई चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और किसी दूसरे चार्ज पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। या फिर कोई दूसरा चार्ज है, उस चार्ज को जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो उस पर क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा जी का। जी का चेंज होगा, मतलब कि जी इफेक्टिव निकल के आएगा। कैसे, हम लोग देखेंगे कि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई, एम ए इज इक्वल टू ये, और ए इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। एम से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो ये निकल के आएगा जी इफेक्टिव। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, अभी से प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने कल डिस्कस किया था, और इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान रखना होता है, जिससे कि किसी भी तरीके के प्रोजेक्टाइल के मोशन वाले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा, जो जी की वैल्यू है उस पर चेंज आ जाएगा, और बाकी सारी क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। क्लियर। आगे अब इस पे, इसी चीज पे कि जो चार्ज है उसको कहाँ पर रखा गया, कि अगर कोई एक पार्टिकल है जो कि चार्ज है, उसको किसी लिक्विड में पुट कर दिया गया। तो कोई एक पार्टिकल है जिसको लिक्विड में पुट किया गया है, तो अब इसकी मास की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा होगा mg, और इस पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा होगा क्या, बाइंड फोर्स। तो उसकी वजह से ये जो जी इफेक्टिव है वो निकल के आएगा, और वो निकल के आता है हम लोग का जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस रो एल बाई रो एस। ये मैं अभी बता चुका हूं, तो अभी कुछ मिनट पहले, फिर भी अभी इसको ध्यान रखिए। अब क्या हो रहा है कि ये तो है ही कि जो G है वो इसकी वजह से रिड्यूस हो ही रहा है, साथ ही साथ अभी इस पे क्या किया जाए, अगर इस पे मैं अप्लाई कर दूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं किस डायरेक्शन पे, अगर ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज मान रहे हैं हम लोग को इस बॉडी में, तो या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाई कर सकता हूं या तो डाउनवर्ड। ठीक है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। तो दोनों केस में अंतर क्या होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट आएगा उसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये चीज़ है, अब इनमें अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कराई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कराई, तो इसमें mg की ही डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, एक फोर्स एक्ट होगा जो कि होगा QE, और इसको जब m से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स है तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें, मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे हम लोग का एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा कितना, a इज इक्वल टू QE बाई m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा मैंने। तो ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया, ये डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। ठीक है, डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, तो इस जी इफेक्टिव में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना, QE बाई m। तो अगर कोई ऐसा हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो एल है, इस सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, इस पे चार्ज Q है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है डाउनवर्ड, तो क्या चेंज आएगा, वो चेंज ये आएगा कि उस पे फाइनल जो जी इफेक्टिव एक्ट होगा वो इतना एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, बाइंड फोर्स, और नीचे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अंतर आएगा। इसी में अंतर एक और आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या ले लूँ, देखिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ब्लू मतलब अभी मैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड करने वाला हूँ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड करी, तो उस केस में जो फोर्स इस पे एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, जो कि हो जाएगा QE। इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकल के आया जाएगा वो निकल के आ जाएगा QE बाई m, और ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब G के अपोजिट, तो यहां पर आ जाएगा ये निगेटिव वाला फैक्टर। ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टर निगेटिव बन जाएगा, मतलब G इफेक्टिव इज इक्वल टू G 1 माइनस रो एल बाई रो एस माइनस QE बाई m। तो अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा यहां पर QE बाई m। इस तरीके से ये हम लोग के पास दो फॉर्मूले इसके लिए निकल के आ गए। क्लियर। अब इसी में आगे हम लोग का ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसी से रिलेटेड, ये लिखा हुआ ना, इफ G इज अप्लाइड टू द चार्ज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ E इज अप्लाइड टू द चार्ज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिए। अब क्या है कि अगर इन्हीं चार्जेस जो है हम लोग के चार्जेस, इनको जैसे पेंडुलम है हमारा, उस पेंडुलम के बॉब में चार्ज है,
तो अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाए तो जो हम लोग का टाइम पीरियड होता है उसमें क्या इफेक्ट आएगा या क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन इस तरीके का आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक दिया होगा टाइम पीरियड, मतलब एक पेंडुलम दिया होगा, उसका हमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम, और फिर उस पर क्या किया जाएगा, उस बॉब में चार्ज क्यू दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई अप्लाइड कर दी गई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है हम लोग का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई, और यहाँ पर ये जो लेंथ है इसकी L बाई जी, ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इस पूरे चीज़ में चेंज क्या होगा वो ध्यान दीजिए, चेंज होगा जी। ये जो जी है वो जी यहाँ पर हम लोग अगर इसको और सही तरीके से लिखे तो वो होगा जी इफेक्टिव, ठीक है। तो मतलब यानी कि नेट जो हम लोग का इलेक्ट्रिक ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, वो हम लोग को देखना होता है। तो ये चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर एक्ट होगा और mg एक्ट होगा इस तरफ। यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इसको g को रिड्यूस करेगा। तो फाइनल हम लोग का जो एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन का टर्म है, ये यहाँ पर आ गया और इसको क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को पुट कर देंगे हम लोग उठाकर इस जगह पर, तो हम लोग का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज माइनस हो सकता है, तो यहाँ पर माइनस रखिए, तो जब इसको माइनस रखेंगे चार्ज के साथ तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोग का चार्ज हम लोग का प्लस में चल रहा है, उसको जहाँ वहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो इन फॉर्मूले पे भी आप क्यू की जगह पर माइनस क्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। सेम केस है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उस पर सारा इस तरीके से आप चेंज करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे तो इधर इस पे फोर्स किधर लगेगा, प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस पे भी फोर्स इधर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी भी नीचे और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जी इफेक्टिव ही निकल आएगा। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर टी जो हम लोग का चेंज निकल के आएगा वो इस पे पता चल जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्स एंड फील्ड के बारे में, जिससे कि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में। और जो भी हमारे दूसरे इंजीनियरिंग या बीटेक के लिए जो हमारे कोर्सेज के लिए जो हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन पे यही सारी चीज़ें, इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये जो भी चीज़ें हैं वो समझ पे आई होंगी, आप इन्हीं का यूज़ करके, क्योंकि जो भी मैंने बताया वो क्वेश्चन ही एक तरीके से बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। मैंने वो जो क्वेश्चन के अंदर उनको सॉल्व करने का तरीका है वही बताया है। भले ही मैंने ये नहीं मेंशन किया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो उनको कैसे हैंडल करना है वो सारा बताया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन पे जाके वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।